हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज अपन एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि अपन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कैसे यूज करके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था तब मैंने कहा था कि ऐसे भी केसेस होंगे जब P1 हमेशा जीरो नहीं आएगा। मैंने कहा था कि P1 90% केसेस के अंदर P1 की वैल्यू जीरो आती है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जहाँ पे P1 की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती है। तो उसी केस के अंदर मैंने एक प्रॉब्लम ली जहाँ P1 की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर अपन को करना क्या है, हमेशा अपन को जो Q1 है वो तो हमेशा अपन को Q का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा वही मानना है। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, d2y/dx² प्लस कैपिटल P प्लस कैपिटल Q और ये कैपिटल R। तो ये जो कैपिटल Q है ये जो हमेशा वेरिएबल फंक्शन होता है, तो इसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या 2 है, तो इसको अपन को क्या मानना है, Q1 मानना है। वो तो हमेशा फिक्स है कि अपन को जो Q1 है वो कैपिटल Q का जो नंबर होगा उसके साथ जो उसका नेबरहुड होगा, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, उसी को अपन को क्या मानना है, Q1 मानना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज अपने पास है सारी। तो अपने पास कैपिटल P की वैल्यू अपने पास है 3 sin x माइनस का cot x है। कैपिटल Q की वैल्यू है 2 sin स्क्वायर x और कैपिटल R की वैल्यू है e रेज टू माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x। तो ये कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R अपन को पता चल गए। अपन ने कंपेयर किया इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ d2y/dx² प्लस कैपिटल P इंटू कैपिटल Q और कैपिटल R। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं z की, और z की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फॉर्मूलेज आपको यूज करने पड़ते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलेज है मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूले बताए थे कुछ लास्ट वीडियो के अंदर। P1 का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, क्योंकि इस मेथड के अंदर आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, x to z में जाना पड़ता है, और जैसे जब आप ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हो तो आपकी जो इक्वेशन है वो भी मॉडिफाई हो जाती है और नई इक्वेशन बन जाती है d2y/dz² प्लस P1 dy/dz प्लस Q1y इक्वल टू R1। ये नई इक्वेशन बन जाती है। तो अपन को जो मॉडिफाइड P1, Q1 और R1 निकालने पड़ते हैं, और जैसे ही अपन मॉडिफाइड P1, Q1 और R1 निकालते हैं और सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, तो ये बन जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाती है, जो आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो P1 का दोस्तों मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, P1 का फॉर्मूला था d2z/dx² प्लस P dz/dx प्लस P dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। और R1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, R अपॉन dz/dx का स्क्वायर, और Q1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Q अपॉन dz/dx का स्क्वायर। इनको याद रखने का भी तरीका मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, वो आप देख लेना इनको कैसे याद रखना है। तो अपन फटाफट सबसे पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं, और z की वैल्यू निकालने के लिए Q1 को क्या मानना है, जो कैपिटल Q है उसका कोएफिशिएंट क्या 2, तो इसी को मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा मतलब ये ऐसा हो जाएगा Q अपॉन dz/dx² इज इक्वल टू Q1। तो ये अपना Q की वैल्यू क्या है 2 sin स्क्वायर x अपॉन dz/dx का स्क्वायर, और कैपिटल Q1 को इसी को मानना है 2 को मानना है ना। इस वेरिएबल कोएफिशिएंट का जो नंबर होगा, कोएफिशिएंट होगा, उसी को मानना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, dz/dx² इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो dz/dx मेरे पास क्या आ गया, sin x आ गया, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की cos x आ जाएगी। तो अपन को ये z अपन को दोस्तों पता चल गया। अब z पता चल गया तो अब आगे अपना काम बहुत आसान है, फटाफट अपन P1 निकाल लेते हैं। और इसमें मैं P1 की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, तो देखते हैं P1 की वैल्यू जीरो कैसे नहीं आ रही है। तो देखते हैं P1 की वैल्यू जीरो कैसे नहीं आ रही, तो P1 यहाँ पे निकाल के देखेंगे अपन। तो दोस्तों देखो P1 कैसे निकलेगा, P1 इक्वल टू होगा d2z अपॉन dx² बोल रहा है, तो dz/dx sin x है, तो एक बार और करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, प्लस कैपिटल P क्या है, ये अपना कैपिटल P है, तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस cot x इंटू dz/dx क्या है, sin x है, sin x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। तो दोस्तों देखिए आसानी से देखिए, बहुत सिंपल है। अगर मैं cot x को लिखूं cos x अपॉन sin x, आपको पता है, तो यहाँ से sin से sin कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा, माइनस का cos x बचेगा, ये माइनस का cos x इस cos x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जरा ध्यान से आप सुनिए,
इस cot x को लिख सकता हूं मैं cos x अपॉन sin x। इस sin x को जब अंदर भेजूंगा तो sin x और sin x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का cos x बचेगा, इस प्लस cos x से कैंसिल हो जाएगा और ये sin x इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर x होगा और नीचे भी क्या है sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगी। तो p1 की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आई है, p1 की वैल्यू क्या आई है 3 आई है। अब अपन दोस्तों निकालना है, अपन को r1 निकालना है। तो r1 क्या है r अपना क्या है e रेज़ टू माइनस का cos x इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन dz बाई dx स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो r1 इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस cos x है, z इक्वल टू माइनस cos x है तो r1 को बोल सकते हैं e रेज़ टू माइनस z। तो p1 इक्वल टू आ गया 3, q1 इक्वल टू अपन ने माना 2 और r1 की वैल्यू क्या है e रेज़ टू माइनस का z, सॉरी e रेज़ टू प्लस का z आएगी, e रेज़ टू माइनस z नहीं आएगा क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो e रेज़ टू प्लस का z आएगा। तो अपने पास दोस्तों p1 q1 और r1 मिल गए हैं। p1 की वैल्यू 3 है, q1 की वैल्यू 2 है और r1 की वैल्यू e रेज़ टू z है। मैं वापस दोस्तों आपको बता देता हूँ कैसे सारी वैल्यूज मेरे पास आई है। p1 q1 और r1 के कुछ फॉर्मूलेज है। जैसे ही आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हो x टू z तो नई इक्वेशन बन जाती है, मॉडिफाइड इक्वेशन डबल ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, जिसमें p1 q1 r1 नए कोफिशिएंट अपने पास होते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट। उनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर है, इसमें जो q1 है वो हमेशा लेट करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है। और मैंने शॉर्ट ट्रिक दोस्तों क्या बताई है लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताई है, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई है कि q1 हमेशा जो अपने क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल Q होगा उसके साथ जो उसका नेबरहुड नंबर होगा, रियल नंबर कोफिशिएंट जो होगा वही अपना क्या होगा q1 होगा। तो यहाँ पे क्या है अपना वो 2 है, तो अपन ने q1 को क्या माना 2 माना। q1 को 2 मानते हुए इस इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया तो z की वैल्यू क्या आ गई माइनस cos x आ गई, z की वैल्यू माइनस cos x आ गई। फिर फटाफट अपन ने p1 निकाल दिया, जैसे z आया तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व किया, p1 इक्वल टू z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो p1 की वैल्यू दोस्तों इस बार 0 नहीं आई है। अधिकतर केस के अंदर वैसे 90% केस में p1 की वैल्यू 0 आती है, इसलिए मैंने प्रॉब्लम ली है जहां पे 0 नहीं आ रही। तो यहां से p1 की वैल्यू दोस्तों 3 आएगी, ये अंदर जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। r1 के लिए r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो e रेज़ टू माइनस cos x आएगा और माइनस cos x की वैल्यू क्या है z है, तो r1 की वैल्यू e रेज़ टू z हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यू दोस्तों मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो सारी वैल्यू जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो बहुत ही आसानी से दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगी। आप भी कहोगे कि ये मेथड सबसे बेस्ट है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोस्तों बड़ी आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाती है। तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 की वैल्यू 3 dy बाय dz प्लस q1 की वैल्यू 2 y इक्वल टू r1 e रेज़ टू z। इसको चाहो तो मैं क्या ले सकता हूँ d बाय dx को हमेशा कैपिटल D मानता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल D प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई रेज़ टू जेड हो जाएगा। अब दोस्तों ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो सारे वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने सब बताया हुआ है, CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा, अगर यहाँ पे दिक्कत अगर आए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए जहाँ पे मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले CF निकालेंगे, D की जगह m रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी -1 -2। तो CF कितना हो गया C1 e रेज़ टू माइनस z प्लस C2 e रेज़ टू माइनस का 2z हो गया। अब अपन को दोस्तों निकालना PI, और PI दोस्तों कैसे निकालते हैं, PI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, Q इस साइड का जो फंक्शन होता है उसको इस D वाले फंक्शन की इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ता है। तो PI दोस्तों क्या हो जाएगा e रेज़ टू z अपॉन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। और अगर e की पावर ax अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पास होता है तो PI के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, तो d को किससे रिप्लेस करना पड़ता है, a से रिप्लेस करना पड़ता है। तो a से रिप्लेस करेंगे यानी z का जो कोएफिशिएंट होता है वही a होता है। तो ये यहाँ डालेंगे 1 स्क्वायर 1 प्लस 3
3 + 1 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डालिए तो 1 स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 1 होगा तो 1 × 3 3, 3 + 1 4, 4 + 2 pi कितना होगा e⁻z/6 होगा। तो अपन को CF मिल गया, अपन को PI मिल गया। तो अपना जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को अपन क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर अपना क्या होगा, C1e⁻z + C2e⁻² z + e⁻z/6 हो जाएगा। अब ये आंसर दोस्तों मेरे को z में मिला, लेकिन अपनी इक्वेशन किस में थी दोस्तों, x में थी। तो वापस मैं वेरिएबल को चेंज करूंगा कि ओरिजिनल वेरिएबल x था, तो z की वैल्यू दोस्तों क्या है, माइनस का cos x है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, क्या हो जाएगा C1e⁻cos x + C2e⁻, ये हो जाएगा 2 cos x + e⁻cos x/6। दोस्तों ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अपन ने वापस z की वैल्यू अपन ने यहाँ पे डाल दी। देखिए -z कितना हो जाएगा cos x और -2z कितना हो जाएगा 2 cos x, और यहाँ पे z की वैल्यू डाल देंगे तो माइनस का cos x/6। दोस्तों ये जो आंसर है फाइनल, ये होगा दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको अगर अपन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व करें। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे P1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, जबकि 90% केस के अंदर P1 की वैल्यू 0 आती है। तो डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, P1 की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही बनेगी। हो सकता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, तो डरने की दोस्तों जरूरत नहीं है। P1 की वैल्यू 3 आने से भी कोई लंबा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पे कोई लंबा फर्क नहीं पड़ा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही बनी है। यहाँ से CF और PI मैंने निकाल दिया, z के टर्म में आ गया और z को वापस x में मैंने चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी मेथड भी है। अधिकतर क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस मेथड से दोस्तों सॉल्व हो जाता है और इजी भी पड़ता है। और यहाँ पे आपको दोस्तों 2 शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिए। पहली ट्रिक तो ये है कि Q1 को क्या सपोज करना है, Q1 हमेशा कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन में जो कैपिटल Q होगा उसी के साथ जो अटैच होगा नंबर, रियल नंबर कोएफिशिएंट, वही मेरा क्या होगा, Q1 होगा। वो Q1 मान लीजिए, उस Q1 को मानते हुए z निकालिए। जैसे ही z निकल जाएगा P1 निकालिए, जो 90% केस में 0 आएगा, R1 निकल जाएगा। P1 Q1 R1 की वैल्यू इस मॉडिफाइड इक्वेशन के अंदर डालिए जो z के लिए है। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिए। हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनेगी। जैसे ही फाइनल आंसर मिलेगा वापस z को x में चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों कितना आसान है ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड को यूज करना। दोस्तों बाकी प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कीजिए, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस मेथड को यूज कीजिए, जो मैंने स्टेप्स बताए वो स्टेप्स आप लगाइए, 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप प्लीज कमेंट जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है, जो मेरे को एक नया मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए आप कमेंट लिखें, मुझे उत्साहित करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों और भी वीडियोस मैंने काफी बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें दोस्तों, हो सकता है वो वीडियो आपकी हेल्प करे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।